तो दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि आउटपुट का मतलब है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू। हमने देखा कि इसमें सिर्फ फ्रेश प्रोडक्शन गिना जाता है और सेकंड हैंड गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होते। अब इसी डिस्कशन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है और वह है डेप्रिसिएशन। अब आप सोचिए, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल और लेबर ही नहीं लगते, मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट भी इस्तेमाल होते हैं। ये मशीन्स और टूल्स प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये हमेशा वैसे ही बने रहते हैं जैसे शुरू में थे? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई मशीन यूज होती है तो उसका कुछ हिस्सा घिसता है, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है और धीरे धीरे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू घटती जाती है। इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब है कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट और बिल्डिंग्स की वेयर एंड टियर या उनकी वैल्यू में गिरावट। प्रोडक्शन के दौरान जितना यूज होता है उतनी ही उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि जब हम इकोनॉमी के आउटपुट या इनकम को मेजर करते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि उसमें से कितना हिस्सा वास्तव में कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है और कितना हिस्सा सिर्फ मशीन्स की घिसावट को पूरा करने में चला जाएगा। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री साल भर में 1000 लाख रुपए का प्रोडक्शन करती है। सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अगर उसी साल में उसकी मशीन्स इतनी घिस गई कि उनकी वैल्यू 200 लाख रुपए कम हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी का एक्चुअल प्रोडक्शन पूरा 1000 लाख है? नहीं, क्योंकि उस प्रोडक्शन में से 200 लाख का हिस्सा सिर्फ पुराने कैपिटल को रिप्लेस करने में चला जाएगा। इसका मतलब है एक्चुअल प्रोडक्शन जो कंजम्पशन या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है वो 800 लाख रुपए है। यही रीजन है कि इकोनॉमिस्ट्स दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, एक है ग्रोस और दूसरा है नेट। ग्रोस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके मेजर करना और नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन को माइनस करके मेजर करना। तो अगर हम कहें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, तो इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। लेकिन अगर हम कहें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी, तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है। यही लॉजिक नेशनल प्रोडक्ट में भी लागू होता है। नेशनल आउटपुट को अगर ग्रोस टर्म्स में मेजर करें तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और नेट टर्म्स में मेजर करें तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है। अब एक सवाल आप पूछ सकते हैं, डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट कैसे किया जाता है? क्योंकि कोई भी मशीन की वैल्यू रोज घटती हुई तो दिखती नहीं है। असल में यह कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज अलग अलग इंडस्ट्रीज से डेटा कलेक्ट करती है और एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करती है। हर सेक्टर के लिए यह रेट अलग हो सकता है। जैसे हैवी मशीनरी की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी और बिल्डिंग्स की रिलेटिवली कम होगी। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि इकोनॉमी का कितना हिस्सा सिर्फ पुराने कैपिटल को मेंटेन करने में जा रहा है और कितना हिस्सा एक्चुअली नए प्रोडक्शन या ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम इसे इग्नोर करें तो इकोनॉमी की पिक्चर गलत दिखाई देगी। हमें लगेगा कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जबकि असल में उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ मशीन्स को रिप्लेस करने में खर्च हो रहा है। इसलिए जब भी आप जीडीपी का नंबर सुने, ये याद रखिए कि उसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी का रियल नेट एडिशन कितना हुआ है, तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखना होगा। तो संक्षेप में, डेप्रिसिएशन का मतलब है कैपिटल गुड्स की वैल्यू में गिरावट, और यह हमें ग्रोस और नेट आउटपुट में फर्क समझाता है। अब तक हमने आउटपुट और डेप्रिसिएशन को समझ लिया, लेकिन क्या सिर्फ जीडीपी या एनडीपी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि लोग खुश हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है? शायद नहीं। और यही सवाल हमें ले जाता है अगले कॉन्सेप्ट की ओर कि क्या जीडीपी अलोन हैप्पीनेस और वेलफेयर को मेजर कर सकता है या हमें कुछ और भी देखना चाहिए।